हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं धर्मेंद्र प्रजापति और एसएमपीडी इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार आप लोगों को पढ़ा रहा था क्लास 10 की बायोलॉजी और इस समय जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वो था लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे थे, इनमें हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन की। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में न्यूट्रिशन, डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो आप लिंक पे जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जी हाँ, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। जैसे हम लोगों के घरों में खाना बनता है उसी तरीके से पौधे के अंदर भी फूड फॉर्मेशन की एक प्रक्रिया होती है, भोजन निर्माण करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। बचपन से हम लोग ये टॉपिक अपने साइंस या ईवीएस के चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सभी हरे पौधे जमीन से खनिज लवण तथा जल लेकर के, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, अपना कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, या हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच ऑल द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जी हाँ, जैसे हमारे घरों में खाना बनता है जिससे कि हम लोगों का पोषण होता है, उसी तरीके से जो पौधे होते हैं वो भी अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए सेल्फ फूड फॉर्मेशन करते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसमें पौधे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए जैसे हम लोगों को घर में खाना बनाने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सबसे पहले हम लोगों को चाहिए होता है यूटेंसिल्स, बर्तन चाहिए होते हैं जिसमें हम लोगों को खाना बनाने हैं। साथ ही साथ कुछ और भी रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे हमें चावल बनाना है तो हमारे पास कच्चा चावल होना चाहिए, दाल बनाने हैं तो दाल होना चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए। तो उसी तरीके से कुछ न कुछ रॉ मटेरियल जिनका यूज करके हम लोग भोजन को बनाते हैं, उसी तरीके से पौधों के अंदर भी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, या कह सकते हैं कि उन प्रोसेस में बहुत से ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो कि यूज होते हैं। तो पौधे रॉ मटेरियल्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है, ये तो आपको पता ही है। आप जानते हैं कि वायुमंडल में या कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला CO2 होता है, ये अवेलेबल होता है और ये एटमॉस्फेयर में 0.03% होता है। आपने कभी ईवीएस पढ़ा होगा या एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर इज द मिक्सचर ऑफ द वेरियस गैसेस, वहां पे बहुत सारे गैसों का एक मिश्रण होता है। तो जिसमें सबसे अधिक अगर कोई गैस है तो वो है नाइट्रोजन, जो कि होता है 78%, ये तो आपको पता ही होगा। उसके साथ साथ ऑक्सीजन 21%, या अगर हम ऐसे कहें तो 20.8% के समथिंग जो होता है वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये है 0.03%। तो ये जो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, उन्हीं अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट जो होते हैं उनका यूज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, या कह सकते हैं स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि शर्करा का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, जिनमें रॉ मटेरियल्स के रूप में सबसे पहले प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। अब आपको ये जानना है कि एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के बॉडी के अंदर आता कैसे है। तो आपने देखे होंगे या पढ़े होंगे कि लीव्स में जो भी पत्तियां होती हैं उनके लोअर सरफेस में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू, ये क्या है, ये है स्टोमेटा, जिन्हें हिंदी में रंध्र बोलते हैं। इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू प्लांट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं और उनका यूटिलाइजेशन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लांट केवल कार्बन डाइऑक्साइड से ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, उसे रॉ मटेरियल
में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये वाटर प्लांट जो होते हैं बाय रूट एब्जॉर्ब करते हैं। पौधे अपने जड़ों के माध्यम से, अपने रूट्स के माध्यम से जो भी सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन वाटर मॉलिक्यूल्स को ये प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, यानी दोनों को मिला करके ये क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें कुछ और भी चीजें शामिल हो गई हैं, जहां के ऊपर लिखा हुआ है सनलाइट। इस रिएक्शन को एनर्जी देने के लिए प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। हालांकि अगर हम लोग देखें कि हम लोगों का जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, या कह सकते हैं टू प्रिपेयर फॉर्मेशन। यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर एक्चुअली में देखा जाए ना, ये जो सनलाइट होता है उसकी एनर्जी से ही फूड फॉर्मेशन हो रहा है। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो एनर्जी है उस एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी होती है बस केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे प्लांट कर क्या रहा है कि जो फोटो एनर्जी है, फोटो एनर्जी दैट मींस जो सनलाइट है, ये सनलाइट में जो सौर ऊर्जा है उस एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फॉर्म। यहाँ पे ऊर्जा जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो फोटो से फॉर्मेशन होने के प्रोसेस को, दैट मींस लाइट से फूड फॉर्मेशन होने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें सनलाइट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सनलाइट जो ट्रैप करते हैं वो करते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। आप बचपन से पढ़े होंगे कि जो भी पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की वजह से ग्रीन दिखाई देते हैं या हरे दिखाई देते हैं। तो होता क्या है कि ये जो क्लोरोफिल होते हैं ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं। ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं एंड क्लोरोप्लास्ट जो है दैट इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। जैसे हम लोगों के घर में अगर कहें कि खाना कहाँ बनता है, तो बेडरूम में तो बनेगा नहीं, बाथरूम में तो बनेगा नहीं, तो उसके लिए एक स्पेशल स्पेसिफिक जगह बनाया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं किचन। दैट मींस अगर कहीं भी खाना बन रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये किचन में खाना बन रहा है। उसी तरीके से प्लांट के अंदर ये जो फूड फॉर्मेशन की प्रक्रिया हो रही है, पौधे जो भोजन बना रहे हैं वो प्लांट के किस पार्ट में हो रहा है, ऐसे तो बोल सकते हैं कि लिप्स में हो रहा है, लेकिन लिप्स के जनरली जो क्लोरोप्लास्ट है, जिन्हें हिंदी में हरित कवक बोलते हैं, उस हरित कवक के अंदर यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। दैट मींस द क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसीलिए हम लोग को क्लोरोप्लास्ट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का किचन बोलते हैं, या कह सकते हैं प्लांट का किचन बोलते हैं। तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट क्या कर रहे थे, प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमेटा ले रहे हैं, साथ ही साथ वाटर से साथ ही साथ ये रूट से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ये सनलाइट को ट्रैप करके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, शुगर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसे हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, प्लांट जो है वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जो ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं या छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो हमने देखा कि प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट किस तरीके से लिए, प्लांट थ्रू द स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे ले रहे हैं और ऑक्सीजन को यहां से रिलीज कर रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग इसके इक्वेशन की तरफ। इसका जो समीकरण है प्रकाश संश्लेषण का, फोटोसिंथेसिस का, वो मैं अभी राइट करने जा रहा हूं। उसके पहले थोड़ा सा इसको इमेज क्लीन कर लेते हैं ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए। तो मैंने आपको पहले बताया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है उसे अपने स्टोमेटा के थ्रू प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, साथ ही साथ ये क्या ले रहे हैं, वाटर थ्रू द रूट। और ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, अभी यहां पर लिखा हुआ था सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं जो कि सनलाइट को ट्रैप करते हैं। अभी ये बातें हम लोगों ने किया।
और ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं C6H12O6, ये फार्मूला है ग्लूकोज का, और साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। अगर आपको इस इक्वेशन को बैलेंस बनाना है तो आप यहाँ पे 6 लगाइए, यहाँ भी 6 लगाइए और यहाँ 6 लगा दिए। अब ये आपका जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, वो पूर्ण रूप से बैलेंस है, यानी इधर के जो भी एटम्स हैं उनका संख्या नंबर इधर के एटम्स के इक्वल है। इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन आप राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आपकी जो एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी का इक्वेशन इस इक्वेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ने ये कौन सा नया इक्वेशन लिख दिया, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एक स्केलेटल इक्वेशन था जिसमें हमने यह लिखा कि प्लांट कौन कौन से मटेरियल्स को यूज करते हैं और किस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं, जिसमें प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया, वाटर यूज किया और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन गैस जो थी वो रिलीज हो रही थी। आपके एनसीईआरटी में जो इक्वेशन आपको मिलेगा वो लगभग इसी तरीके का मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो मैं यहां लिखने जा रहा हूं। ये है आपके बुक यानी एनसीईआरटी का इक्वेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर जो है ये यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स होगा अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स, यानी होता है ना कि घर में हम लोग जितने मटेरियल्स का खाना बनाते हैं या फूड में जितने चीजों का यूज करते हैं, कहीं कहीं उनसे ज्यादा चीजों का हम लोग ला करके अवेलेबिलिटी करते हैं, उनको ला करके रखे रहते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी पौधे यूज कर रहे हैं 6H2O, यानी कि 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ही फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है जनरली एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। बट प्लांट जो है वो एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, 12H2O ये ले रहे हैं। जब इस इक्वेशन को आप कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा सिंगल मॉलिक्यूल्स और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और इस इक्वेशन में 6H2O जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, बच जाएगा। तो अगर दोनों इक्वेशन का हम कंपैरिजन करें कि दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से 6 मॉलिक्यूल्स इसमें भी थे, 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ भी थे। यहाँ पे जो वाटर था वो 6 मॉलिक्यूल्स था, यहाँ पे वाटर जो है वो एक्स्ट्रा लिया गया है 12 मॉलिक्यूल्स, जो कि लास्ट में 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बच गया। तो अगर आप एग्जाम में ये फर्स्ट वाला इक्वेशन भी लिखते हैं जो कि काफी लिखने में आसान है, तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, आपको टोटल के टोटल मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप इसे राइट करते हैं तो भी आपको मार्क्स उतने ही मिलने वाले हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था, जिसमें एक्स्ट्रा वाटर प्लांट यूज कर रहे थे और उतने वाटर जो बच रहे थे रिमेनिंग उसको यहाँ से बच जा रहा था। और इस तरीके से आपने देखा कि ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का जो है वो इक्वेशन किस तरीके से आप लिख सकते हैं, और इसे लिखना और लर्न करना बिल्कुल ही आसान है। आपको बस ये याद होना चाहिए कि पौधे या प्लांट जो भी हैं वो फोटोसिंथेसिस में क्या यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उनके 6 मॉलिक्यूल्स लगा दीजिए, और क्या यूज किए, वाटर उनके भी 6 मॉलिक्यूल्स लगा दीजिए। ग्लूकोज में ऑलरेडी कार्बन के 6 एटम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए C6 से ये स्टार्ट है, तो ये भी 6 से रिलेटेड है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन जो बनेगा वो भी 6 मॉलिक्यूल्स ही हैं, तो इनको भी ऐसे लिख दीजिए। तो ये आपका काफी आसान तरीके से इक्वेशन बनता है जो मैंने आपको बताया। अगर आप इसे लर्न करना चाहते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो उसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स 12 करने हैं और यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो प्रोडक्ट के साइड में रिमेनिंग बचेंगे। तो इस तरीके से ये था फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। अब हम लोग चलते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड इज द डार्क रिएक्शन। लाइट एंड डार्क रिएक्शन 2 पार्ट में फोटोसिंथेसिस को डिवाइड किया गया। टोटल ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था और दूसरा यूज होने वाला जो प्रोडक्ट सबस्टेंस था वो था वाटर। ये बनाया क्या, ग्लूकोज, और साथ ही साथ क्या बनाया, ऑक्सीजन गैस। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो इस रिएक्शन में शामिल होने वाले रिएक्टेंट हैं, जिन्हें हम लोग अभिकारक बोल सकते हैं, यानी कि जो फूड फॉर्मेशन में यूज होने वाले रॉ मटेरियल हैं वो कहीं ना कहीं 2 हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स। और उसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट की बात करें कि जो बन रहा है वो भी हमारा कितना है, वो भी कहीं कहीं 2 है, एक ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन। इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, इस पूरे
उसमें सबसे पहले ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट कर रहा है, और स्प्लिट करने के बाद इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने से बन रहा है ऑक्सीजन गैस। ये एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि प्लांट जो भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो कहां से छोड़ते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स से छोड़ते हैं। जो भी पौधे बाय द रूट जो भी वाटर उन्होंने खींचा हुआ है उसी वाटर को स्प्लिट करके ये ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ये पहली प्रोसेस हो गई। और दूसरा ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, यहां हो रहा है आपका रिडक्शन, जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके से हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। इस तरीके से यह एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बना और इस रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो है वो लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन जो है इसे लाइट रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। लाइट रिएक्शंस जो है वो लाइट के प्रेजेंस में होगा, इसीलिए इसे बोला जाता है लाइट रिएक्शन। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये स्प्लिट करेगा तो ये H+ आयन और साथ ही साथ OH- आयन में कन्वर्ट होगा। यानी कि सनलाइट के इफेक्ट से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आयंस में ब्रेक हो रहे हैं। कौन कौन से आयंस हैं यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में ये कन्वर्ट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स। बाद में यही जो OH आयंस हैं ये कई OH आयंस मिलकर के फिर से H2O यानी वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही साथ यहाँ से ऑक्सीजन गैस जो होती है रिलीज होती है। इस तरीके से हमने देखा कि लाइट रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होने वाला एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। ऑक्सीडेशन क्या मतलब होता है कि जिसमें से H+ आयंस निकलते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग ऑक्सीडेशन से बोलते हैं। यहाँ पे H2O स्प्लिट कर रहा है यानी इसमें से H+ आयन निकल रहा है तो OH- आयन भी बन रहा है। फिर ये OH- आयन मिल करके वाटर मॉलिक्यूल्स और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि ये जो लाइट रिएक्शन है इसकी डिस्कवरी हिल नामक साइंटिस्ट ने किया हुआ था, इसलिए इसे हिल रिएक्शंस भी बोलते हैं। हिल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लाइट रिएक्शंस के बारे में बताया हुआ था, इसलिए इसे हिल रिएक्शंस बोलते हैं। साथ ही साथ ये क्लोरोप्लास्ट क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ द सेल। इस क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम पार्ट में ये टोटल लाइट रिएक्शन जो है वो होता है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है जिसमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के रूप में क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर लगेगा कि सिक्का जो है वो इस तरीके से गैदरिंग किए गए हैं। इस क्वाइन लाइक एक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं थैलाकाइड एंड ग्रुप ऑफ द थैलाकाइड दैट इज द ग्रेनम। तो इसी ग्रेनम पार्ट में फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है। इस रिएक्शन के बारे में हिल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आइडेंटिफाई सबसे पहले बताया हुआ था, इसलिए इसे हिल रिएक्शंस भी बोलते हैं। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट कर रहा है जिससे ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं डार्क रिएक्शन की कि डार्क रिएक्शन क्या है और ये कहां पर होता है और इसमें होता क्या है। तो डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है कि इसमें लाइट की जरूरत नहीं होती है तो बिना लाइट का ये होगा। अब देखिए डार्क रिएक्शन में होता क्या है कि डार्क रिएक्शन नाम से ही है कि डार्क, जैसे इसमें था कि ये लाइट के प्रेजेंस में होगा तो ये डार्क रिएक्शन लाइट के ऑब्सेंस में होगा ऐसा बोला जाता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जब लाइट नहीं होगा तब डार्क रिएक्शन होगा। इस डार्क रिएक्शन को लाइट से कोई मतलब नहीं है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ऐसा कबीरदास का एक दोहा है। उसी दोहे के अकॉर्डिंग ये डार्क रिएक्शन हो रहा है, यानी इसको लाइट से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको एक और नाम से लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी बोलते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इस रिएक्शंस को लाइट से कोई भी मतलब नहीं है। ये डे में भी होगा नाइट में भी होगा बट लाइट का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। इस रिएक्शंस को ब्लैकमैन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लैकमैन, इस ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने इस रिएक्शंस के बारे में बताया हुआ था, इसलिए इसे ब्लैकमैन रिएक्शंस भी बोलते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का
रिडक्शन होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें इसका रिडक्शन होगा और ये H+ आयंस जो होंगे वो जाकर के इसमें जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, C6H12O6 का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो टोटल प्रोसेस है डार्क मैक्सन का ये स्ट्रोमा पार्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ड्रेनम जो कि पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाकी जो ये रिमेनिंग स्पेस है जो एम्प्टी प्लेस है दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रोमा बोलते हैं। इस स्ट्रोमा में ये रिडक्शन का प्रोसेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है वो यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट में अलग अलग फेज में हो रहा था। लाइट रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा था, डार्क रिएक्शन जिसपे लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं है, और ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया हुआ था, इसलिए इसे ब्लैकमैन रिएक्शंस भी बोलते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, यानी इसमें जो H+ आयंस लाइट रिएक्शंस के बच गए थे वो आकर के यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, ऐड होने के बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये प्रोसेस जो है डार्क रिएक्शन का ये एक रिएक्शन में नहीं होता, एक बार में नहीं होता, या कह सकते हैं कि तुरंत नहीं हो जाता है, वक्त लगता है, समय लगता है और लगभग 9 से 10 कंसेक्यूटिव रिएक्शंस के बाद जाकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जो कि आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि वहां पर किस तरीके से कितने साइकिल्स चलते हैं और उन साइकिल्स के चलने के बाद जाकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। क्लास 10th के लेवल के अकॉर्डिंग आपका जो फोटोसिंथेसिस था वो यही था। उसमें उम्मीद है कि आपके सभी जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे जो आपके क्लास 10th से रिलेटेड है, 11th से रिलेटेड है, प्रॉब्लम है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को भेजिए, हम आपको वो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी जो भी वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।